नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत। और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे चुनावी तैयारी, प्रत्याशियों पर मंथन जारी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 2024 की लड़ाई काफी दिलचस्प नजर आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भी भाजपा कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने एक ओर जहां 5 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर 3 सीटों पर आसानी से टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस में 2 सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर मंथन कर रही है। खबर है कि हरिद्वार सीट से टिकट के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार दिल्ली में डटकर अपना दावा पुख्ता करने में लगे। वहीं नैनीताल सीट से भी टिकट के कई दावेदार होने से मामला लंबा खिंच रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा अब चुनाव प्रचार अभियान को धार देने जा रही है। इसके तहत 5 सीटों पर आक्रामक प्रचार अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस कब प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और कब प्रत्याशी अपनी चुनावी तैयारियों को शुरू करेंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा तैयारियों के लिहाज से अपने विरोधी दलों से काफी आगे निकल चुकी है। इसी के तहत भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड की सभी सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य भी रखा है। भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं पार्टी ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वॉर की तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को इस तैयारी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता इस बार चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। फीडबैक बहुत अच्छा है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह बूथ स्तर पर लगे हैं। हर एक के सामने अपना बूथ है। हमारी पार्टी का मानना है कि बूथ जीता चुनाव जीता। उसको लेकर बूथ स्तर पर प्लानिंग है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए सभी बड़े नेता प्रवास करेंगे। जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जनता या विपक्ष ने त्रिवेंद्र रावत पर फेल की मोहर नहीं लगाई थी। फेल की मोहर त्रिवेंद्र रावत पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने लगाई, जब उनको मुख्यमंत्री पद से 4 साल में ही पदमुक्त कर दिया। आज वो फेल मुख्यमंत्री था, तो अब एक सफल सांसद कैसे साबित हो सकते हैं? क्यों उत्तराखंड की जनता पर आप ऐसे निकम्मे लोगों को थोप रहे हैं? आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जहां प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में हरिद्वार व नैनीताल पर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच प्रमुख दावेदारों ने अंतिम समय में जोर लगाने को दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार सीट से टिकट अब हरीश रावत व करण माहरा के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के होने से कांग्रेस के लिए फैसला चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। वहीं नैनीताल सीट से यशपाल आर्य, भुवन कपाड़ी, रंजीत सिंह रावत, प्रकाश जोशी व महेंद्र पाल जैसे दावेदार होने में समय लग रहा है। कि हालत आज ये हो गई कि उनको प्रत्याशी मिल नहीं रहे और जो प्रत्याशी को कांग्रेस कह रही है वो लड़ना नहीं चाहते। तो हालात ये हैं कि एक तो प्रत्याशी मिल नहीं रहे और जिनको कांग्रेस कह रही वो लड़ना नहीं चाहते। आज कांग्रेस केवल रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि पूरे देश के अंदर आज माहौल क्या है और उत्तराखंड के अंदर माहौल क्या है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की और सीईसी की एक बैठक हो चुकी है। उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके नामों पे चर्चा हुई है और जो 2 कैंडिडेट हमारे रह गए हैं, निश्चित तौर पर अभी एक सीईसी की बैठक और होनी है। उसमें जो भी हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा, उसको हम चुनाव में उतारेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस जीतने जा रही है। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अभी तक प्रत्याशियों पर ही मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे, कब प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस और कब प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैयारियां शुरू करेंगे।
के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो इलेक्शन कमीशन ने जहां एक और चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी ने अपनी 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने अभी सिर्फ 3 ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, 2 पर मंथन जारी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है और कार्यकर्ताओं की कमी है। तमाम चीजें कांग्रेस को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कुछ ऐसे भी दावेदार नेता है जिनको हाईकमान चुनाव लड़ाना चाहता है, लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, तो इसको लेकर भी सत्ता पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूके जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ रतन मणि डोभाल जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत करेंगे मंजू त्रिपाठी जी आपसे। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास जो दावेदार है, जिनको आप दावेदारी देना चाहते हैं या प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और आपके पास नेताओं की कमी है या आपके पास शहरों की कमी है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है प्रत्याशियों के मंथन पर। आज तो तारीखों की घोषणा भी हो गई है। देखिए याशी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो हमारी पार्टी है वो कौन अपने क्षेत्र में सक्रिय नेता है उस पे मंथन चल रहा है कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। इन्होंने तो 3 सांसदों को, सिटिंग सांसदों को, विलुप्त सांसदों को टिकट दे दिया, और उसके बाद जिसको इन्हीं की पार्टी ने फेल समझा, जिस मुख्यमंत्री को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, और उन्हीं को ये कैसे कह सकते हैं कि ये सफल सांसद साबित हो गए। इसका मतलब ये उत्तराखंड की जनता से छल करने का काम कर रहे हैं। ये जो है, ये उत्तराखंड की जनता के साथ ये टिकट डिक्लेयर करके इन्होंने कोई न्याय नहीं किया है। आपको पता है टिहरी सांसद की क्या स्थिति है? वो कभी अपने सेल से बाहर नहीं आती हैं, कभी भी जनता के बीच में नहीं जाती हैं, जनहित के मुद्दों से हमेशा वो नदारद रहती हैं। तो खाली राजशाही का जो मोहर लगा है उस पर इन्होंने टिकट दिया। इनको ये सही साबित करता है कि इनको इससे कोई मतलब दे रहे, जनता के हित से इनको कोई लेना देना नहीं। जनता बेरोजगार है मेरी वजह से, इनका ये कहना है। जनता बेरोजगारी की आग में झुलस रही है, कोई बात नहीं। आए दिन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उससे इनको कोई मतलब कुल मिलाकर और जनहित के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये लोग खाली मीडिया के द्वारा या जैसे भी कह लीजिए, ये लोग सिर्फ वो जो है प्रचार प्रसार पर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ भी इनके पास नहीं है। ठीक है। जपेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? मंजू जी ने कई बातें कही कि आपने सिटिंग सांसदों को टिकट दे दिया, आपने एक फेल मुख्यमंत्री को टिकट दे दिया, और अब आप ये कह रहे हैं कि वो सफल सांसद बन जाएंगे। जो बातें कि जनता की बेरोजगारी से आपका कोई लेना देना नहीं है, जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मंजू जी का मानना है, उत्तराखंड की जनता का मानना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने से बेहतर होता कि ये अपनी कांग्रेस की चिंता करते, अपने प्रत्याशियों की चिंता करते, चुनाव कैसे लड़ना है इसकी चिंता करते, जनता के पास क्या मुद्दे लेके जाना है इसकी चिंता करते। लेकिन अच्छी बात है कि आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है और मुद्दों की वजह से आज उसके पास जनता के सामने जाने के लिए ना कैंडिडेट हैं और ना उसका शायद चुनाव लड़ने का मूड ही है। बल्कि हम तो ये मानते हैं कि ये शुक्र है कि चुनाव का बहिष्कार नहीं करा कांग्रेस ने कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा कैसे शपथ ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भारत में कैसे विजय हो जाएगी। हमें तो अचंभा है, हमें लगता था कि ये लोग चुनाव का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। लेकिन चलिए, ये कांग्रेस है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और कुछ भी कर सकती है। जपेंद्र जी ये आप कैसे? मन तो रावण का भी नहीं रहा जपेंद्र भाई। मंजू जी मैं आऊंगी, रुक जाइए जरा, और लोगों के रिएक्शंस के बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सवाल जपेंद्र जी आपसे है, लेकिन जवाब मैं बाद में लूंगी। सवाल यह है कि आपने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष के पास मुद्दों की लाइन लगी हुई है। और अगर मैं खासकर उत्तराखंड की बात करूं
तो कम से कम ये मुद्दे तो वैसे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, जो कांग्रेस के टाइम से भी चले आ रहे हैं और बीजेपी ने भी देखे हैं वो मुद्दे, हालांकि उनका हल नहीं निकला। और शायद ये मुद्दे इसीलिए अभी तक मुद्दे हैं क्योंकि उनका राजनीतिक फायदा चुनावों में मिल जाता है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है जी। और इस पर्व में जनता अपने विकास के लिए अपनी सरकार को चुनती है। केंद्र सरकार 10 साल सत्ता में रही है और जिन वादों को लेकर उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वोट मांगा उस पर काम होता हुआ इन 10 वर्षों में नहीं दिखा है। हाँ, विकास के नाम पर केंद्र की योजनाओं में घोटाले हुए हैं, हम इसको मुद्दा बना रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण सिलक्यारा मसूरी के जो टनल धसी थी उसका उदाहरण देता हूँ कि आप देखिए, केंद्र की योजना थी, सुरंग धसी, मालिक पर मुकदमा होना चाहिए था, मालिक से पैसा रिकवर होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार उत्तराखंड की उस वहां पर मजदूरों को बचाने के लिए गई, अच्छी बात है, चिंता हुई, मजदूर बचाए, मगर जो उसमें 50-60 करोड़ रुपया खर्च सरकार का हुआ वो सरकार को उस कार्यदायी संस्था से लेना चाहिए था। सरकार ने उससे पैसा नहीं लिया, उसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया, माफ हो गया, ना मुकदमा लगा ना कुछ। यानी कि जनता के पैसों से एक व्यापारी को लाभ पहुंचाया और उससे चंदा लिया। ये जघन्य अपराध है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तराखंड की सरकार के ऊपर, ये हम मुद्दा बनाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी न पानी को रोक पाई, न उत्तराखंड की जवानी को रोजगार दे पाई, हम इसको मुद्दा बनाएंगे इस बार। उत्तराखंड में ना तो राजधानी का पता है ना पलायन का पता है, जंगली जानवर से केंद्र का कानून वन अधिनियम जो है उस कारण यहाँ जंगली जानवरों से आम जनमानस परेशान है, किसान खेती से दूर है। महिलाओं के सम्मान के लिए यूसीसी की बात करते हैं, महिला सड़कों पे प्रसव कर रही है। उत्तराखंड में महिलाओं की जो दुर्दशा है उस पर विकास के नाम पर एकमात्र काम नहीं हुआ है। हम इसको मुद्दा बनाएंगे कि कब उत्तराखंड में यूसीसी के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया और कब कहा कि उत्तराखंड में हमको लिविंग रिलेशन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म के ऊपर जो हमला किया है इसको हम मुद्दा बनाएंगे। घर घर शराब, हर घर शराब, गांव गांव अनपढ़, हर घर अनपढ़ बनाने की जो इनकी योजना है, जिस तरह से इन्होंने स्कूल बंद किए हैं, ये चुनावी मुद्दे बन रहे हैं हमारे। और भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सालों में विकास के नाम पर कोई बताने के लिए काम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो ये चिल्लाते थे वो स्मार्ट सिटी की परियोजना भी बंद हो गई है। 119 करोड़ रुपया कूड़ा उठाने का जो मिलता था वो भी ठप हो गया है। कहने का मतलब ना उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी बनी, ऑल वेदर रोड एक वेदर नहीं झेल पा रही, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सिलक्यारा कांड में जिस तरीके से सरकार ने कार्यदायी संस्था को लाभ दिया, ये हमारा मुद्दा है। पलायन उत्तराखंड से रुक नहीं रहा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में पैसों के दम पर, शराब के दम पर अनपढ़ जाहिल लोगों को बनाकर लंबी सत्ता पाने का प्रयास कर रही है, ये इससे जनता बहुत परेशान है। और अब तो एक ताजा मुद्दा जो आ गया है, बताइए, जो कहा करती थी देश नहीं बिकने देंगे, अरे भैया वो देश का ही पैसा लूट खाए, इतना चंदा और इस हद तक चंदा, मतलब कल सुबह ईडी भेजो, शाम को वो चंदा। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी इस पर, आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। विपिन खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? माना जा रहा है अभी, जैसे कि अपर जपिन जी ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और विपक्ष के पास कैंडिडेट्स नहीं है, विपक्ष जो है वो चुनावों को सीरियसली नहीं ले रहा है और रीजन यही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा है कि 2024 में बीजेपी ही जीतेगी। जिस प्रकार से ये बात कर रही है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता की विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है, तो भारतीय जनता पार्टी बताए, जवाब दे, क्योंकि विपक्ष तो लगातार मांग कर रहा है बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की, विपक्ष तो लगातार मांग कर रहा है अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे उसमें जो वीआईपी है उसकी, विपक्ष तो रोज मांग कर रहा है महिला सुरक्षा की, विपक्ष तो रोज बता रहा है कि आपके स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हुआ, आपके मंत्री आय से अधिक संपत्ति में इन्वॉल्व। अनम्यूट कीजिए। कह रहा है कि पलायन हो रहा है,
विपक्ष तो रोज कह रहा है कि आप अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। आपके पास जवाब क्या है? आपके पास केवल जवाब एक है कि हम सीएए ले आए, हम यूसीसी ले आए, हमने मजारें तोड़ दी, हमने मस्जिदें तोड़ दी, बस। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी जवाब नहीं है, कोई ठोस नीति नहीं है। केंद्र में जो हमने सांसद भेजे हैं, 5 सांसद उत्तराखंड से गए हैं, वो अब तक अपनी निधि खर्च नहीं कर पाए। उन्होंने जो गांव गोद लिए थे, बात करने का मादा रखिए, तो पर जवाब देने का मादा रखिए। आपसे जो बात करता है विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आप कुछ बताइए ना, क्या आप कर रहे हैं? आपके पूर्व मुख्यमंत्री जिनका आपने टिकट काट दिया, उन्होंने आरोप सरासर लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 45% कमीशन खाते हैं। आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड सार्वजनिक हुआ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतारा गया है, उससे साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों को ठगने का काम कर रही है, किस तरह से ब्लैकमेल कर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पैसा लेने का काम कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी देने के लिए जवाब नहीं है। अगर विपक्ष मुद्दा विहीन है, बताइए कितनी महंगाई आपने कम करी, बताइए महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? ठीक आपने पेट्रोल डीजल किसान की दोगुनी करने की बात कही थी। विपिन जी, इन सवालों के जवाब हम लेंगे। जपेंद्र जी होल्ड ऑन प्लीज, हम जरा रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद जपेंद्र जी से जवाब लेंगे। रतनमणि जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। और अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो 5 लोकसभा सीटें हैं उस पर सभी में प्रत्याशियों को घोषित किया है, और कांग्रेस ने 3 पर किया, जिसमें 2 में मंथन जारी है। बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी मंजू जी भी कह रही थी कि 3 उनके सिटिंग जो सांसद थे उनको दिया टिकट, और एक त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, अनिल बलूनी जी को टिकट दिया गया है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कहा जा रहा है कि जब आपकी ही नजर में वो फेल मुख्यमंत्री थे तो आप उनको कैसे सफल सांसद मान सकते हैं? कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, या जो कैंडिडेट्स को वो मौका देना चाहते हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वो आपने जो किया, जो बताया, वो उससे मैं अपने आप को संबंध कर रहा हूँ कि ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और 3 सीटों पर उन्होंने रिपीट किया है 3 लोगों को। महाराज्य लक्ष्मी, महारानी राज्य लक्ष्मी को टिहरी में, क्योंकि टिहरी को अभी तक राजशाही से मुक्ति नहीं मिली है। इतने आजादी के इतने सालों के बाद। ये अलग बात है कि टिहरी का विलय उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद हुआ था आजादी के, लेकिन राजशाही हमारे यहाँ वो जो क्षेत्र है उसमें राजशाही से उसको मुक्ति नहीं मिली है, उनको मिला है। ये कहा जा रहा था पहले, 3 चीजें हमको बताई गई थी मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि एक तो 70 साल से ऊपर वालों को ब्रेक देंगे, और कुछ जो 100% वो मान के चलते हैं कि हमारी सुरक्षित सीटें हैं तो उन पे नए चेहरों को लाया जाएगा, और तीसरा ये कुछ बिंदु रखे गए, और तीसरे एक और उन्होंने कुछ बताया था। लेकिन ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में तो ये जो तीनों जो बातें बताई गई थी वो तो सीट से निकल गई हैं, उनका कोई जिक्र अब नहीं कर रहा है, उसको पार कर लिया गया है। कांग्रेस की स्थिति तो अभी ये जैसे आपने कहा है, बड़ी डामाडोल स्थिति में है। कांग्रेस को अभी सूझ नहीं रहा कि उसको करना क्या है, और उसको जो लड़ाई है वो कितनी बड़ी लड़ाई है, उसको एक 10 साल की सत्ताधारी पार्टी से उसको लड़ना है, और जिस ढंग से उसके यहाँ से पलायन, उत्तराखंड से भी पलायन हो रहा है, उनकी पार्टी से भी पलायन हो रहा है लोगों का, ये बड़ा अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ 2-4 जो बुनियादी जो सवाल हैं उत्तराखंड के,
10 साल की सत्ता हो गई है राज्य में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपसे ये उनके प्रवक्ताओं से और आप सब लोगों से, हम लोग परेशान हैं इस बात के लिए कि हमारा राज्य 24 साल का हो गया। जो बच्चे अब हमारे कहीं उसमें जाते हैं, जीके का सवाल पूछा जाता है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई सेना में जा रहा है, और जब उससे पूछा जाएगा कि आपका कैपिटल कौन है, तो हमारे पास 24 साल के बाद हमारा कोई कैपिटल उत्तराखंड का नहीं है। ये इसके लिए बराबर के कांग्रेस भी उतना ही दोषी है, भारतीय जनता पार्टी भी उतनी है कि हम कहीं खड़े हैं, हमारे छत नहीं है हमारे मुझे तो लगता है रतन मणि जी, ये कहीं ना कहीं एक चीज इसमें ये भी है कि बच्चे भी कंफ्यूज होंगे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, अस्थायी राजधानी, ये सब क्या है? कैपिटल होती है, आप उसको दीजिए। नहीं, आप देखिए ना कि वो जो जिन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था वो रहे नहीं और उसके बाद ग्रीष्म काल आया नहीं। अब बताइए क्या उसका है? हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपने नहीं जाना है वहां, आपने देहरादून में रहना तो उसी को घोषित कर दिया। कम से कम बच्चों को ये तो नहीं देखना पड़ा जब आएगा कि आपका कैपिटल कौन है, तो उसके पास कोई कैपिटल नहीं है बताने के लिए। हाँ। दूसरा जो बड़ी जो समस्या है हमारे पास, जो पलायन का सवाल है, हमारा ये 8वें अनुसूची में शामिल होने का भाषा का ये सवाल है। अब ये जो सांसद हमारे वहां रहे हैं, कोई इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आपदा आई है उत्तराखंड में, चाहे जोशीमठ का सवाल हो, दूसरा हो, कोई एक सवाल बता दे कि उन्होंने पार्लियामेंट में उत्तराखंड का कोई इशू उठाया। रतन मणि जी, अपनी बात को फटाफट पूरा करें प्लीज। मैं ये उसमें ये जोड़ रहा था अपनी बात में कि और आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को तो अपना काम पूरा नहीं करना, जैसे उन्होंने ग्रीष्मकालीन घोषित की, उन्होंने आपने उनको उतार दिया, वहां से ले आए। और ये नहीं बता, आज तक हमें ये मालूम नहीं है कि हमारा जो मुख्यमंत्री था, जिसको जनता ने चुना था और जिसके पास इतना बहुमत था, उसको हटाया क्यों गया। ये जो हमारा मुख्यमंत्री है, डेमोक्रेसी में हम अपना जनप्रतिनिधि चुन रहा है, उसके साथ कोई अच्छा बुरा हो रहा है तो हमें जानने का अधिकार है ना। कोई हमें बता नहीं रहा है कि उनको क्यों हटाया गया, और हटाया गया अब उनके फिर ये इनको क्यों हटाया गया, इनको क्यों नहीं टिकट दिया गया। जब 3 आपने रिपीट किए तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अनुभवी था और ये केंद्र में भी भारी भरकम मंत्री रमेश पोखरियाल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तो अब इनको नहीं दिया गया ना, तो आप इनको ये बता रहे हैं कि इनको इसलिए नहीं दिया गया, और ना उसके बारे में बता रहे हैं कि उनको क्यों हटाया गया। रतन मणि जी, अब आपके सवाल से ही जरा शुरू करते हैं, जपेन जी से सवाल पूछ लेते हैं। जपेन जी बताइए जरा, 3 सिटिंग सांसदों को आपने टिकट दिया और जहां तक जानकारी थी, चिल्ला कर चीख कर ये बात कही जा रही थी, इस बार टिकट उनको ही मिलेगा जिन्होंने जनता के लिए काम किया होगा, और रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट डिसाइड होंगे। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो 3 सिटिंग सांसद थे उन्होंने काम किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी पर सीधे सीधे क्या उनके कार्यशैली पर सवाल उठ गए हैं? क्या उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था? देखिए, केंद्रीय कार्यकारिणी में बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं कि हो सकता है इन्हें वर्तमान हमारे सांसदों को किसी और बड़ी जिम्मेवारी के लिए इनका चयन किया जा रहा हो, तो यहाँ ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमने समय समय पर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में जपेन जी, मुद्दा भी आप डिसाइड कर लीजिए। बहुत बड़े जिम्मेवारियों के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं। तो जैसे अभी जैसे रतन मणि जी ने चर्चा करी जी, आपने त्रिवेंद्र जी को हटा दिया, तो आज त्रिवेंद्र जी सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल रमेश पोखरियाल निशंक जी राष्ट्रीय पटल पर कोई और बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं। इसी तरह हमारे तीरथ सिंह रावत जी भी नजर आ सकते हैं। तो ये तो एक चुनावी प्रक्रिया होती है, नीचे से ऊपर तक टीम निरंतर काम करती रहती है, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता छोटे से छोटे पद पर बैठा हो, बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, वो कभी अहम लेके काम नहीं करता, और अपने एक डिसिप्लिनरी कमेटी के अधीन रह के डिसिप्लिन को भी समझता है, और अपनी भविष्य की जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए भी अपने आप को तैयार करता है। ये हम लोगों को इस तरह से सहज रूप से लेना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने कहा विपक्ष मुद्दा विहीन है,
मैं ये नहीं कहती कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं। हाँ, ये सवाल जरूर उठ सकता है कि विपक्ष उन मुद्दों को कैसे उठा रहा है या उन मुद्दों को कैसे उठाया गया है। मुद्दे बहुत हैं दीपेंद्र जी, जिसमें राजधानी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा कि अभी रतनमणि जी ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, अस्थायी राजधानी। और अगर आपको लगता है, देखिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये बात विधानसभा में कही भी, तो आप लोगों ने इस बात को काफी ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि बताओ कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए। अरे आप नई गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराओगे और अगर आपको सब देहरादून में ही करना है तो देहरादून को घोषित कर दीजिए फिर, या फिर आप इसलिए नहीं कर रहे ताकि ये चुनावी मुद्दा सालों साल तक बना रहे और इसी में वोट आप ग्रैब करते रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी ओनली। जनता पार्टी निश्चित तौर ये समझती है कि जनभावनाओं से जुड़े हुए इस मुद्दे के ऊपर कुछ काम होना है, और यकीन मानिए इसके ऊपर जो इसका निराकरण होगा या जो इसका हल ढूंढा जाएगा और एक सम्मानजनक तरीके से जो भविष्य की योजनाएं बन रही हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही ये करेगी। और भविष्य में हम जब फिर चर्चा करने बैठेंगे तो आज के संदर्भ में भी बात करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी। अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो परिवार की जनता ये सवाल तो पूछेगी कि उत्तरापंत बहुगुणा के साथ जो बदतमीजी मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र जी ने करी है, वो क्या महिलाओं का सम्मान किया था? और जिस त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ किया था, अब वो कैसे लायक हो गए सांसद बनने के लिए? क्या किया इन्होंने इन 4-5 सालों में ऐसा कि अब वो सांसद बनने लायक हो गए? पूछा जाएगा कि जो वादे आपने जनता से किए थे उस पर हुआ क्या? तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही जुमलों में अब फंस गई है, उसके पास कोई जवाब बताने के लिए नहीं है कि हरिद्वार की जनता के साथ जो सांसद ने ठगी करी 5 साल, उसका टिकट काट के आपने जनता की आंख में धूल झोंक के दूसरे को बैठा दिया। उनकी उपलब्धि बताने को तैयार नहीं है। हरिद्वार में जनता उबली पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उसी तरीके से पौड़ी की जनता वो ये कह रही है कि जिनको आपने सांसद का टिकट दिया है, वो एक दिन बता दें कि किस दिन उन्होंने उत्तराखंड में आके संघर्ष किया है। अरे भाई, ऊपर से थोप कर आप उत्तराखंड की जनता की आंख में कब तक धूल झोंकोगे? जो आदमी राजनीतिक रूप में असफल है, उनको टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने रबड़ स्टैंप तय कर दिए कि यहाँ से जनता जो वोट दे के जिता के अगर भेजेगी तो ये रबड़ स्टैंप की तरह काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड में पानी और जवानी की बात करी थी, वो मोदी जी आखिर जब बंगालियों को मूल निवास देने की बात अजय भट्ट जी कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं टोका लोकसभा में कि आप ऐसा नहीं कह सकते? फिर उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल हैं, चाहे वो वन अधिनियम में परिवर्तन की बात हो, किसी एक विषय पर यदि सांसद ने कभी दिल्ली में जाकर बोला हो कि उत्तराखंड से मैं चुनाव जीत कर आया हूं और मेरी जनता उत्तराखंड में जंगली जानवरों से परेशान है, हमको उससे निजात दिलाए, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद कुछ काम कर रही है। अरे भाई, जो गांव गोद लिए हैं उन गांव के में लकवा हो गया, उस गांव में ना पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर है। तो ऐसी स्थिति में ना तो आप उत्तराखंड में महिलाओं का सम्मान कर पाए, उत्तराखंड में जवानों की बात करने वाली भाजपा जवानों को अग्निवीर बना के नौकरियां छीन गए। आप किसानों की नौकरी, आप किसान सड़कों पे पिट रहे हैं, उत्तराखंड में 500 रुपए किसान को देकर आप उनके सम्मान की बात करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस क्षेत्र में फेल है जिससे लोकतंत्र में इनके ऊपर विश्वास किया जवाब दीजिए। इतना जरूर है कि इन 10 बाद मंजू जी मैं आती हूँ जवाब बताने के लिए इनके जपेन जी पास जवाब कुछ नहीं दीजिए। है। हाँ, राम का नाम लेकर कब तक लूटोगे और जय श्री राम कह के कब तक वोट पाओगे? राम तो सबके हैं, मगर इनके राम तो कैसी स्थिति में है ये भगवान जानता है कि मंदिर बना नहीं और उसका उद्घाटन पहले कर दिया, शंकराचार्यों का अपमान कर दिया, मंदिरों से चंदा चोरी कर लिया। तो इसको हम मुद्दा बनाएंगे और हमारा विश्वास है जनता इस बात को समझ रही है। जो बंगालियों को मूल निवास की बात करे, ठीक है। शांति प्रसाद जी रुकिए जरा जी। जपेन जी जवाब दीजिए प्लीज।
जी बताएं, किस बात का जवाब दें? शांति प्रसाद भट्ट जी की बात सुन रहे हैं ना, अब जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं शांति सवालों के जवाब शांति देंगे। प्रसाद भट्ट जी ने भी वही कहा जो पहले के हमारे विपक्षी साथियों ने कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सीधे सीधे कहा और शांति प्रसाद जी ने थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दिया। तो जवाब हमारा वही है कि ठीक है, आप लोग अपना आकलन करते हैं। आप जब जहां तक जनहित के मुद्दों की और प्रादेशिक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी उस दर्द को सहज रूप से स्वीकार भी करती है, सम्मान भी करती है और उसी के दृष्टिगत नीतियां भी बना रही है और प्रदेश को आगे ले जाने का भी प्रयास कर रही है। आप उससे सहमत हो ना हो ये आज आपका भाव हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा 2-4 साल बाद आगे जाके देखेंगे कि अगर उत्तराखंड की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव करा और प्रदेश की सेवा का मौका दिया तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए केंद्र में भी जो सेवा का मौका मिल रहा है और राज्य में भी जो सेवा का मौका मिल रहा है तो यहाँ युवा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन उस पर खरा उतरने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन भी आएगा जब आप भले ही ऑन स्क्रीन प्रशंसा ना करें लेकिन दिल की गहराइयों से जरूर महसूस करेंगे कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतने लंबे समय पर से राज्य में शासन करा है तो निश्चित तौर पर स्थितियां बेहतर हुई हैं और सम्मानजनक तरीके से उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर करा है शायद वो कोई और सरकार ना कर पाती। आज आप सहमत नहीं होंगे, हम ये समझते हैं कि चुनावों का माहौल है, लेकिन वो दिन भी आएगा कि जब आप सहज रूप से इसे स्वीकारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रशंसा करेंगे। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी। मुझे तो भाई दीपेंद्र सिंह की बात पे हंसी आ रही है कि जो ये विपक्ष को मुद्दा विहीन कह रहे हैं। अरे भैया, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे? भगवान के घर में दीपेंद्र भाई देर है अंधेर नहीं है। मुद्दा विहीन कैसे हो सकता है विपक्ष, जब आप लोग जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे थे और 10 साल से आपके हाथ में सरकार है, आपने कोई काम नहीं किया। हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप लोगों ने सबसे बड़ा जो गलत कार्य या जो भी दादागिरी इन्होंने की है उत्तराखंड में, जहां पर हर घर में सैनिक होते हैं उनके पेंशन खा गए। ये अग्निवीर जैसी योजना लाके जो सरकार देश की सेना के साथ चल कर सकती है वो किसी भी स्तर पर गिर सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, बैकडोर भर्ती घोटाले इसका ज्वलंत उदाहरण है। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, महिला अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज तक अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सजा नहीं मिली। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। भू कानून की विपक्ष मांग कर रहा है, उस पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि मुद्दा भी ही ना सरकार। अरे भाई शर्म करिए, सरकार जो विपक्ष हमारी है वो मुद्दा भी ही नहीं है। अभी आपने कहा कि हमारे युवा मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री को आपने फेल किया और दूसरे को कहा युवा मुख्यमंत्री। आप शायद ये कहना भूल गए कि फोर्सफुली युवा मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री को आपने फेल किया, उनको बिठाया और जब कांग्रेस की तरफ से युवा उम्मीदवार खड़े हुए भुवन कापड़ी जी, तो उन्होंने आपके युवा मुख्यमंत्री को मंजू जी, तीरथ सिंह रावत को इस बीच आप भूल रहे हैं। शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत जी भी आए थे। हाँ, तीरथ सिंह रावत जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, तीरथ सिंह रावत जी आए, उनका आपने कुछ और भी याद कीजिए, बहुत कुछ आप भूल रही हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ क्या फटी जीन्स, 400 वर्षों तक देश गुलाम रहा, गलत गलत स्टेटमेंट दिए, आपने उनको भी हटाया, तीरथ सिंह रावत। उसके बाद आप लेके आए युवा मुख्यमंत्री, जिसको कह रहे हैं वो फोर्सफुली युवा मुख्यमंत्री को लेगा। और जब वो चुनावी रणनीति में आए तो भुवन कापड़ी जी ने, शायद आप भूल रहे हैं कि उनको हराया था, वो विपक्ष के ही युवा नेता थे। तो इस तरह के बयानबाजी देके आप इस तरह की बातें करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते भाई। चलिए, जपेंद्र जी इस बात का जो जवाब देना चाहते हैं स्वयं से, उनको लग रहा है ये बात कुछ नहीं है। ठीक है जपेंद्र जी, जवाब दीजिए जरा। और इंसाफ पे भी छोड़ दीजिए। मैं 2 पंक्तियों के साथ में ये अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी कि भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किलें को आसान करेगा, जो तू नहीं कर सका वह भगवान करेगा। जो आप लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्या नहीं, जब आपको यशी जी मैं बताऊं 1987 में जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पहला एटीएम खोला था, उस दिन इन लोगों ने
इन अंधभक्तों ने भारत बंद का ऐलान किया था। उसी दिन से अंधभक्तों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि उसी दिन से डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, लेकिन उन मुद्दों पे ये लोग बात नहीं करते। ये लोग रुके, आप क्यों नहीं करती मंजू जी, आप क्यों नहीं करती? विपक्षी अपने मुद्दों को दबाता है, विपक्ष नहीं, विपक्ष को प्रमुखता से जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, आपको मंजू जी मानना पड़ेगा कि हर बात का ठीकरा सत्ता पक्ष पर फोड़ देने से काम नहीं चलता। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिर्फ डिबेट पे ये कह देने से कि हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे। एक सेकेंड मंजू जी, लेट मी कंप्लीट। हर समय हर वक्त आप ये कहें कि नहीं सत्ता पक्ष ही जिम्मेदार है, तो आपको ये समझना होगा कि कुछ जिम्मेदारी विपक्ष की भी है और कुछ नहीं, बहुत जिम्मेदारी है। मैं आऊंगी उस पर, उससे पहले जपेन जी जवाब दीजिए, उसके बाद विपिन खन्ना जी आपके पास आते हो। मंजू बहन ने बहुत अच्छा जिम्मा उठाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार पर। जपेन जी की आवाज हम तक शायद नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते इतने ही जी आवाज आ रही है। आज अगर कांग्रेस के पास इतने ही मुद्दे हैं तो भाई जनता आपको चुनाव में आपके प्रत्याशियों को चुन लेगी ना। चिंता क्यों करते हैं आप मुद्दा विहीन है या नहीं है ये तो भारत की जनता साबित कर देगी। अब आप कहेंगे क्योंकि जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ने समझा दिया, तो जनता को तो कोई राजनीतिक दल नहीं समझा सकता ना, क्योंकि जनता राजनीतिक दलों को समझती है, जनता लीडरशिप को समझती है। जनता जब समझ जाती है तो राजनीतिक दल के पीछे चलती है, उसकी नीतियों के साथ खड़ी हो जाती है और उस लीडरशिप को स्वीकार करती है। तो साच को आंच क्या, और कहते हैं ना हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 15 जून नई सरकार बनेगी और नई सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और पूरा विश्व देखेगा। हम सब भारतीय जश्न मनाएंगे और आपसे ये देखिए अहम बोल रहे हैं दीपेंद्र भाई का, अहम बोल रहा है इस दाल में कुछ काला बोल रहा है, इतनी दाल में कुछ काला है, ये अपनी जबान से साबित कर रहे हैं कि ईवीएम पर ये कब्जा। नहीं मंजू जी ये बहुत गलत चीज है। नहीं एक सेकंड जपेंद्र जी, होल्ड ऑन प्लीज, जपेंद्र जी रुकिए जरा। मंजू जी देखिए ये गलत बात है कि आप भी कह सकते हैं कि 15 जून को हमारा को जो भी कैंडिडेट है वो शपथ लेगा, आप कह सकते हैं, आपको भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि आपको सत्ता पक्ष का कॉन्फिडेंस झिल नहीं रहा ना, फिर इसका मतलब है आप अपने आप को बेसलेस मान रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप नहीं जीत पाएंगे, सामने वाला अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है तो क्या दिक्कत है? कह रहे हैं हम जा रहे हैं सरकार बनाने 15 जून को, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, ईवीएम को नकारिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे होंगे। अरे पहले कैंडिडेट तो ले आइए, चुनाव कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा? बिल्कुल कैंडिडेट भी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, विपिन खन्ना जी कांग्रेस आपकी, रुक जाइए विपिन खन्ना जी। यशी जी जो आज साहिब मस्जिद थे कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। मुझे लगता है जपेंद्र भाई का अहंकार बोल रहा है, और जिस प्रकार से जपेंद्र भाई ने भी शब्दों का इस्तेमाल किया, विपक्ष को और जनता को विश्वास से नहीं बोल रहा है, जिस प्रकार जपेंद्र भाई ने कहा, और विपक्ष को और जनता को भारतीय जनता पार्टी के काम नजर नहीं आ रहे हैं। जपेन जी डोंट इंटरप्ट प्लीज। लेकिन अपने मन में कहीं ये सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो मैं बता दूं यशी जी आपको कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस पत्रकार ने बात की, या तो उसकी नौकरी गई, या उसका चैनल बंद हो गया, या तीसरा वो जेल चला गया। अभी नया उदाहरण अंकिता भंडारी का है। जिस पत्रकार ने उसकी आवाज उठाई उसको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस संस्था ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का प्रयास किया उसको जेल में डालने का काम किया। जिस विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का काम किया उसे भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डालने का काम किया। और ये बात कर रहे हैं अपने 5 सांसदों की। मैं 5 सांसदों के साथ राज्यसभा सांसदों की भी बात कर रहा हूं। जपेंद्र भाई एक सांसद का नाम बताएं जिसने उत्तराखंड की आवाज सदन में उठाई हो, उत्तराखंड की समस्याओं की बात सदन में उठाई हो। आपकी माला राजलक्ष्मी शाह, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे थे वो गायब हो चुकी हैं, उनको वो टॉर्च लेके ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिली नहीं। आपके नैनीताल के सांसद, उन्होंने कौन सी आवाज उत्तराखंड की उठाई?
आपके हरिद्वार के सांसद जिनको आपने बदल दिया, जिनको जनता डंडा लेके ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको छुपा दिया और नया चेहरा सामने लेके आ गए। आप अग्निवीर योजना लेके आए, आपने युवाओं के साथ धोखा किया। आप 3 काले कानून लेके आए, आपने किसानों के साथ धोखा किया। आप जीएसटी लेके आए, आपने व्यापारियों के साथ धोखा किया। एक वर्ग बताइए, आप महंगाई इतनी आपने करी, आपने महिला शक्ति के साथ धोखा किया। अरे आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कल दर्ज हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी रतनमणि त्रिपाठी जी का है। डोभाल जी का माफ कीजिएगा, रुक कर लेते हैं। रतनमणि जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहती हूँ उस पर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जारी। देखिए, वो ठीक है, जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो सब जीतने जा रहे हैं, वो कोई ये तो नहीं कहेगा कि हम हार रहे हैं। और लेकिन मैं तो उससे सब हट के, क्योंकि जो भी जीतेगा जो भी हारेगा हमारे लोग हैं सब। मैं यही सवाल मैं उठाना चाह रहा हूँ, जो जिससे हम जो उत्तराखंड की जनता 24 साल से पीड़ित है और बहुत जो डिमांड है, कुछ लोगों ने वो रखा भी है। हमारे मैं देख रहा था कि ये त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी एक इन्वेस्टर समिट किया था और उसमें फिर ये दावा किया गया था 1,25,000 करोड़ रुपए के साइन हुए हैं। और उन उद्योगपतियों को उनके लिए उन्होंने फिर भू कानून में संशोधन किया था 6 दिसंबर 2018 को विधानसभा में, कि जो औद्योगिक परियोजन के लिए आप जितना चाहें उतना जमीन ले सकते हैं, वो सारी रुकावटें बाधा उसमें दूर कर दी गई थी। वो आज तक कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो उसमें से 1,25,000 करोड़ में से कितना पैसा निवेश हुआ है। और अब धामी जी पूरी दुनिया में घूम आए हैं, रैली जलसा ये करके, वो कह रहे हैं कि 3,500 करोड़ के हम ये आ रहे हैं। अरे ये इतना पैसे के पूरे उत्तराखंड में जमीन नहीं है। ये जो निवेश की आप बात कर रहे हो, पूरा उत्तराखंड की जमीन उनको दे दोगे तो भी कम पड़ेगी, वो संभव नहीं। तो ये जो बेरोजगारी का, जो पलायन का सवाल ये है, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, हमारा जो राज्य है उसकी विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं और उसमें जो ये तो सारे निजीकरण के हवा में चल गए कि निजी क्षेत्र में सब कुछ होगा। और उत्तराखंड के राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि जो वो उत्तराखंड में निवेश। रतनमणि जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, लेकिन आपका सवाल वाजिब है कि इन्वेस्टर समिट पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे और जनता किस तरीके से इस पर जवाब देती है। अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जनता को तय करना है कि वो किसे शीर्ष पर बैठाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे तारीखों का ऐलान और चुनावी घमासान। एक तरफ जहां 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस का भी मंथन जारी है। तो ऐसे में देखना होगा कांग्रेस किस पर दाव खेलती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।